गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इसमें अब हम चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन इसके पार्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये मोहम्मद अली जिन्ना की थ्योरी और कैसे सजेस्ट किया उन्होंने कि कॉलोनियल इंडिया में भी दो सेपरेट नेशंस मेडिवियल हिस्ट्री इंडिया से थे और 1909 में मुस्लिम्स एक कॉलोनियल गवर्नमेंट में सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ और फिर 1919 में वो और बढ़ गया। इश्यूज मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे, लेकिन वक्त के साथ वो और बढ़ गए। हमने व्हाट इज कम्युनलिज्म इसकी डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि ये प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 इम्पोर्टेंट थे। क्यों इम्पोर्टेंट थे? क्योंकि ऑल्दो सिर्फ 10 से 12% पॉपुलेशन ही वोट कर रही थी, बट मुस्लिम लीग जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी, रिजर्व एरिया था, वहां पे भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो हम बेसिकली इसमें अब ये देखने वाले थे कि अगले 10 साल में ये क्या ऐसी जर्नी हुई कि मुस्लिम लीग ने इतनी बड़ी डिमांड ऑफ पार्टीशन ही रख दी। तो वो पूरा हमने बॉक्सेस भी डिस्कस कर लिए थे और हमने देखा था कि कैसे जब 23 मार्च 1940 में लीग ने डिमांड रखी थी तो शायद वो खुद भी इतने सीरियस नहीं थे कि पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन बनेगा, और माना जाता है कि इसे एक बार्गेन के तरीके से लिया गया होगा और उन्होंने खुद भी इतना सीरियसली नहीं सोचा होगा कि पार्टीशन ही हो जाएगा। बट हकीकत में हुआ पार्टीशन 1940 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस वक्त। अब पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स, जब वॉर खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब क्या हुआ, अब हम वो यहाँ से शुरू करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट 1947-45 में फिर से नेगोशिएशंस शुरू हो गई थी और ब्रिटिश ने एग्री किया था कि इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट फॉर द वायसरॉय एंड चीफ कमांडर, मतलब इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होगा, ये उन्होंने एग्री कर दिया था। और ये एक तरीके से इनिशियल स्टेप था जिसके बाद अब धीरे धीरे उनको फुल इंडिपेंडेंस मिल जाएगी इंडिया को। अब पावर ट्रांसफर कैसे होगी, ब्रिटिश से इंडियंस के पास पावर कैसे ट्रांसफर हो, इस बात की डिस्कशन शुरू हो गई थी। जिन्हा ने बोला कि लीग को एब्सोल्यूट राइट मिलना चाहिए ऑफ ऑल मुस्लिम मेंबर्स और कम्युनल वीटो का उन्होंने डिमांड रखा। डिसीजंस अपोज्ड बाय मुस्लिम्स नीडिंग 2/3 ऑफ मेजॉरिटी। ये पॉलिटिकल सिचुएशन के बाद क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था कि नेशनलिस्ट मुस्लिम्स ने भी तब कांग्रेस को सपोर्ट किया। और जो वेस्ट पंजाब वाले मेंबर्स थे, यहाँ पे बाद में पाकिस्तान बना, वहाँ के मेंबर्स लार्जली मुस्लिम थे। ब्रिटिश की कोई इंटेंशन नहीं थी टू अनोइंग द यूनियनिस्ट्स जो कि पंजाब गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे थे वहाँ के एरिया में। प्रोविंशियल इलेक्शंस वर अगेन हेल्ड 1946 में। इसमें भी कांग्रेस जीती और 91.3% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स मिले कांग्रेस को, लेकिन जो रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स थी वॉन 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेंटर और 86.6% मुस्लिम वोट्स एंड 442,509 सीट्स में से ऑफ प्रोविंसेस ये लीग जीती। यानी कि 86.6%, लगभग 87% जो ये वोट था मुस्लिम्स का, ये किसको मिला? ये लीग को मिला। देयरफॉर लीग ने अपने आप को डोमिनेंट पार्टी मुस्लिम वोटर्स की इस्टेब्लिश किया और उन्होंने कहा कि हम इकलौते ऐसे सोल स्पोक्स पर्सन हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं।
यूनियनिस्ट पार्टी ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि लैंड होल्डर्स, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके इंटरेस्ट में बात करती थी, और ये पंजाब वाले एरिया में थी। 1923 से 47 तक ये काफी पावरफुल पार्टी थी। ये लैंड होल्डर्स के बारे में हक में बात करती थी, जबकि जो कांग्रेस थी वो लैंड होल्डर वाला ये चीज हटाना चाहती थी, लैंड लॉर्डिज्म वगैरह। तो हाउएवर जब हम देखें, एक्सट्रीमली लिमिटेड 10 से 12% पॉपुलेशन ने ही वोट किया था, और सेंट्रल असेंबली में तो सिर्फ 1% ने ही वोट किया। तो इमेजिन 100% में से सिर्फ 10% अगर मुस्लिम्स ने वोट कर भी दिया मुस्लिम लीग को, तो क्या ये चीज सही होती है कि मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव मुस्लिम लीग थी? नहीं, बट यही कंक्लूड किया गया उस वक्त। द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव ऑफ पार्टीशन। अब 1946 जब ये इलेक्शंस हुए, इसके बाद तो मुस्लिम लीग की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको लगा कि लगभग 87% मुस्लिम तो हमें ही चाहते हैं, हमें ही रिप्रेजेंट, हम ही उनको करते हैं। तो लीग ने बोला कि उनकी डिमांड्स और ज्यादा स्ट्रांग होने लग गई। तो बात शुरू हुई। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर्स को भेजा दिल्ली में, और उन्होंने एग्जामिन किया कि लीग की क्या डिमांड है, फ्री इंडिया में इसको कैसे हम रख पाएंगे। कैबिनेट मिशन ने पूरी इंडिया को टूर किया 3 महीने तक, और रेकमेंड किए 3 टायर फेडरेशन। उन्होंने ये रेकमेंड किया 3 महीने घूमने के बाद। इंडिया वॉज टू रिमेन यूनाइटेड, it was to have weak central government controlling only foreign affairs, defense, communication with the existing provincial assemblies, being grouped in 3 sections. उन्होंने ये बोला कि जो सेंटर होगा उसकी पावर वीक सेंटर होगा, और बाकी 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। उन्होंने पहला सेक्शन बोला जिसमें हिंदूज एंड मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सेक्शन बी और सी होगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, जो कि आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला एरिया, वहां पर उन्होंने सजेस्ट किया, बट उस टाइम पे उन्होंने असम को भी इंक्लूड किया था। द सेक्शन और ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस वुड कंप्राइज वेरियस रीजनल यूनिट्स। दे वुड हैव टू पावर टू सेट अप इंटरमीडिएट लेवल एग्जीक्यूटिव्स। उनको बीच बीच में एग्जीक्यूटिव्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया कि सेंटर वीक होगा, उसके बाद 3 हिस्से होंगे, सेक्शन ए बी सी। ए हिंदू का होगा, बी और सी मुस्लिम का होगा। तो इनिशियली ऑल मेजॉरिटी पार्टीज ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, हम इस प्लान के हिसाब से चलेंगे। बट ये बहुत कम टाइम तक था कि म्यूचुअल अपोजिशन इंटरप्रिटेशन, जो ये प्लान था, धीरे धीरे फिर से लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि लीग चाहती थी कि इस ग्रुपिंग को कंपलसरी कर दिया जाए, यानी कि लूज ना हो, कंपलसरी रहे। सेक्शन बी और सी, जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश बना बाद में, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हों और उनका अपना यूनियन इन द फ्यूचर, कि भाई ये ना हो कि कल को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले और ये सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाए। तो वो चाहते थे कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो। कांग्रेस चाहती थी कि प्रोविंसेस जो हैं उनको ज्वाइन अ ग्रुप करने का राइट दिया जाए। इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द मिशंस क्लैरिफिकेशन। कांग्रेस जो ये 3 डिविजन ब्रिटिश कैबिनेट ने किए, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थी, और उन्होंने ये कहा कांग्रेस ने कि इनको कंपलसरी नहीं होना चाहिए एट फर्स्ट। तो वो चाहते हैं कि कंपलसरी हो, ये चाहते हैं कि नहीं हो, बट प्रोविंसेस वुड हैव अ राइट टू ऑप्ट आउट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फाइनलाइज्ड। उन्होंने कहा कि ये चॉइस होगी जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, फाइनलाइज हो जाए, नए इलेक्शंस हो जाएं, उनके हिसाब से फिर देख लेंगे। अल्टीमेटली ना मुस्लिम लीग ना कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। क्रूशियल, एक काफी क्रूशियल जंक्चर पे आके चीजें रुक गई थी, बिकॉज आफ्टर दिस पार्टीशन मोर और लेस इट वाज एविटेबल कि कांग्रेस लीडर्स वर एग्रीइंग टू इट, सीइंग कि ये बहुत ट्रेजिक है और ये अनअवॉइडेबल है। पार्टीशन को लेके उन्होंने एग्री करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ओनली महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान ऑफ नॉन वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन्होंने ही पार्टीशन के आइडिया को अपोज किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस आइडिया को नहीं एग्री करते।
कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल था वो कुछ इस तरीके का था कि अब ये जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हो 1941 में, ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाला एरिया था। तो उन्होंने कहा कि ये वाले जो एरियाज हैं ये हम उनको देंगे मुस्लिम मेजॉरिटी को, और यहाँ पे भी ऐसे था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स जो कि प्रोवाइडेड फॉर इन एन प्रपोजल, कोई स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं था, बट ये जो ब्लू वाले ये प्रिंसली स्टेट्स थी, और बाकी ये हिंदू मेजॉरिटी एरिया था। तो जो ब्लू है ये प्रोविंसली स्टेट्स है। तो ये वाला 3 सेक्शन वाला आइडिया उन्होंने प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन ने। अब जब ये चीज सिर्फ गांधी जी और खान अब्दुल गफ्फार खान ही अपोज कर रहे थे, बाकी सब ने पार्टीशन पे एग्री कर दिया। जब विड्रॉ हो गया कैबिनेट मिशन का सपोर्ट, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की डिमांड को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बोला गया। इस दिन कैलकाटा में रायट्स हुए जो कि काफी दिन तक चले, हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1947 में वायलेंस नॉर्थ इंडिया के काफी अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। मार्च में ही कांग्रेस ने हाई कमांड वोट किया और डिवाइडिंग पंजाब इनटू 2 हाफ, एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला और एक हिंदू और सिख मेजॉरिटी वाला, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का उन्होंने फैसला किया। और उन्होंने सिमिलर प्रिंसिपल बंगाल में भी लगाया। बाय दिस गिवन नंबर मेनी सिख लीडर्स और कांग्रेसमैन जो पंजाब में थे वो कन्विंस थे कि पार्टीशन एक नेसेसरी जरूरत है, अदरवाइज मुस्लिम मेजॉरिटी और मुस्लिम लीडर्स इस तरीके के जो ये डायरेक्ट एक्शन डे कर रहे हैं वायलेंस वो करते रहेंगे। बंगाल में भी भद्र लोग, बंगाली हिंदूज who wanted political power remain with them begin to fear कि मुस्लिम्स के कारण उनकी पावर भी, लीडर्स जो वहां के आ रहे थे वो उनसे फियर होने लग गए थे। तो ये जो माइनॉरिटी वाली चीज हो रही थी, फेल्ट ओनली डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस कुड इंश्योर पॉलिटिकल डोमिनेंस, कि ये जो हम डिवीजन करेंगे इसी से ही पॉलिटिकल डोमिनेंस बरकरार रहेगी। तो पंजाब वाले एरिया में और वहाँ के हिंदू और सिख जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया, और कैलकाटा वाले एरिया में जो बंगाल का एरिया था वहां पे भी ये डिसाइड किया गया कि ये 2 पार्ट्स में अब डिवाइड हो जाएंगे। एक जगह पे सिख और मुस्लिम मेजॉरिटी हो, सॉरी, एक जगह पे सिख और हिंदू मेजॉरिटी, एक जगह पे मुस्लिम मेजॉरिटी, और बंगाल वाले एरिया में भी एक जगह पे बंगाली जो हिंदूज हैं और जो वहाँ के लोकल उनकी मेजॉरिटी, और मतलब सारे रिलीजन वाले वहाँ और दूसरी तरफ वाले मुस्लिम। तो ये ऐसे करके डिवीजन हुआ था। विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब मार्च में ब्लड बाथ कंटिन्यूड, इतने लोगों की डेथ हो रही थी, किलिंग्स हो रही थी। एक रीजन की इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस जो वहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका बिल्कुल कोलैप्स हो चुका था। भावलपुर जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्विस, उन्होंने नोट किया कि पुलिस फेल टू फायर इवन अ सिंगल शॉट जब वहां पे लोगों को मारा जा रहा था अमृतसर वगैरह वाले एरिया में, बट टेकिंग प्लेस इन अमृतसर, उनके ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई गई। और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा ब्लड शेड हो रहा था। लेटर देयर वाज कंप्लीट ब्रेकडाउन। ये क्या हुआ? तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमृतसर वाले एरिया में इस चीज का पड़ रहा था। और scene of bloodshed later years their complete breakdown of authority in city. British officials did not know कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए। वो लोग विलिंग ही नहीं थे कि हम कोई डिसीजन भी लें। पैनिक स्ट्राइक हुआ पीपल में। उन्होंने अपील की ब्रिटिशर्स को, हमारे जो इंडियन लीडर्स थे उनको अपील की, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जिन्हा, किसी को नहीं पता था कि क्या पावर हो, क्या डिसीजन हो। महात्मा गांधी ने नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने सिविल सर्वेंट्स, इंडियन सिविल सर्वेंट्स जो थे उनको बुलाया और हर चीज को मैनेज करने की कोशिश की। ब्रिटिश तो अपना क्विट इंडिया करने में, क्योंकि उनको जाना था, वो अपना रातों रात निकल जाने वाले थे, तो वो उसकी तैयारी कर रहे थे। प्रॉब्लम इंडियन सोल्जर्स के लिए थी, पुलिसमैन जो हिंदू, मुस्लिम और सिख थे। कम्युनल टेंशन जो थी वो उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट के बीच में आ रही थी, क्योंकि वो धर्म से हिंदू, मुस्लिम या सिख हैं, बट इन राइट्स में वो क्या करें, यूनिफॉर्म पे वो रिलाई नहीं कर सकते थे। और पुलिसमैन हेल्प
को रिलीजियस बट ऑल्सो अटैक मेंबर ऑफ अदर कम्युनिटीज। जो जिस रिलीजन का है वो अपने रिलीजन की, अब वो तो यूनिफॉर्म तो पहन रहा है, वो कोशिश भी कर रहा है कि को रिलीजियस लिस्ट हो, चीजें हार्मोनाइज हो, बट कहीं ना कहीं वो अपने रिलीजन के लोगों को सपोर्ट कर रहा है और दूसरे रिलीजन के लोगों को मार भी रहा है। इस तरीके की चीजें भी, अटैक करने वाली चीजें आ रही थी। वन मैन आर्मी, ये पार्ट अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज इस डिस्कशन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी किसी और वीडियो से डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।